आज अपन स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज़ केटीजी। और केटीजी के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एज वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। इसके अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल दे रखे हैं। 1 बाय 1 करके अपन पांचों वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, P यहाँ पर स्टैंड करता है प्रेशर के लिए, V यहाँ पर स्टैंड करता है वॉल्यूम के लिए, N जो है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T हमारा स्टैंड करता है टेम्परेचर के लिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से प्रेशर की, तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो P इज़ इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। हम लिख सकते हैं प्रेशर को, दैट इज़ प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस इज़ nRT बाई V। और अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अपन बात करते हैं प्रेशर की, तो और मैं क्या बना सकता हूँ इसको, तो यहाँ पर हमारे पास जो n है ये है नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और V वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूँ तो n नंबर ऑफ मोल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। n जो हमारे पास है, एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद में मैंने r को r लिखा, t को t लिखा और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया। ये हमारे पास फॉर्मूला आया फिर से प्रेशर का। इस प्रेशर को और मैं क्या बना सकता हूँ, तो ध्यान से देखें, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ डेंसिटी। तो प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा रो RT डिवाइडेड बाई m0। ये प्रेशर का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज़ रो RT अपॉन m0। आज अपन सबसे पहले ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है प्रेशर का, दैट इज़ रो RT अपॉन m0, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है उसको और आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखें कि ये हमारे पास आया, या फिर यहाँ से अगर अपन बात करें तो इस फॉर्मूले को और अपन बना सकते हैं। इसका एक और फॉर्मेट होगा जो कुछ टाइम बाद में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ केवल इस फॉर्मूले पे रो RT बाई m0, लेकिन बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि यहाँ से अपन एक और फॉर्मूला अपन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, लेट अस सपोज, जैसे मान लेते हैं कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर हम जो प्रेशर मानते हैं वो कितना मानते हैं, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ P0। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होता है। अब ध्यान से देखें तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हमारे पास आया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये किसकी वजह से आया है, तो नो डाउट इसके ऊपर जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं नीचे की साइड में, यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और इसको अपन ने मान लिया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ATM के बराबर होती है, दैट इज़ 1.013 × 10⁵ पास्कल। सबको पता है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि जैसे जैसे अपन यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या प्रेशर P0 ही रहेगा या इसमें वेरिएशन आएगा, तो नो डाउट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रेशर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पर ध्यान से देखें तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, T हमारे पास कांस्टेंट है, m0 जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है रो, दैट इज़ डेंसिटी, जैसे जैसे अपन ऊपर की साइड में जाएंगे वैसे वैसे हमें पता है कि डेंसिटी की वैल्यू डाउन होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी वेरी करेगी, एज वेल एज अगर डेंसिटी वेरी करेगी तो प्रेशर भी वेरी करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जैसे जैसे अपन ऊपर की साइड में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। अब अपन एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं और लेट अस सपोज आपको एग्जाम्पल लिया अपन ने और आपसे पूछ लिया कि अर्थ की सरफेस से मान लो कि वाई डिस्टेंस पे अपन जाते हैं तो वहाँ पर कितना प्रेशर मिलेगा। लेट अस सपोज फिर से मैं बना रहा हूँ और आपसे पूछा गया, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है कि यहाँ से अगर अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर की साइड में जा रहे हैं, लेट अस सपोज मैं गया यहाँ से वाई डिस्टेंस पे, यहाँ से गया मैं वाई डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर अगर प्रेशर P0 है तो क्या यहाँ पर भी प्रेशर P0 होगा। तो पहले तो अपन ने ये क्लियर किया कि नो सर, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो आपको अपन से पूछा गया है कि वाई डिस्टेंस पे जाने के बाद में यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पूछिए।
अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट इज़ dy। ये मैंने छोटा सा एक एलिमेंट लिया dy, और इसके अंदर ये गैस पार्टिकल्स हैं, इसके नीचे भी पार्टिकल्स है, इसके ऊपर भी पार्टिकल्स है। तो मैंने क्या किया कि y डिस्टेंस पे अगर पूछा है तो y पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसका जो थिकनेस लिया मैंने वो लिया dy। अच्छा, अगर अपन इस बॉटम लाइन पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे से भी प्रेशर लग रहा है और ऊपर की साइड से भी इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। नीचे से जो इस पर प्रेशर लग रहा है, मान लें कि वो प्रेशर है P, तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना हो जाएगा, तो अपन ने मान लिया P + dP, जहाँ पर dP जो होगा वो नेगेटिव में होगा क्योंकि प्रेशर ऊपर जाके डिक्रीज़ हो रहा है। तो dP नेगेटिव होगा तो नो डाउट P के कंपेरिजन में इसकी वैल्यू कम आएगी। तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अपन इसको देख रहे हैं कि इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आए कि जैसे जैसे अपन हाइट के साथ ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे प्रेशर में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने देखा कि प्रेशर तो डेंसिटी की वजह से डिक्रीज़ होगा। फिर उसको कैलकुलेट करने का तरीका, तो एक एलिमेंट लिया और नीचे की इस बॉटम पे अपन ने देखा कि नीचे से प्रेशर लग रहा है P, और ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, तो P + dP, और यहाँ पर dP नेगेटिव में जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं कि अगर प्रेशर नीचे की साइड से P लग रहा है तो फोर्स कितना लग रहा है। तो अपन फोर्स की अगर बात करते हैं तो इस एलिमेंट को मैं अगर साइड में बना लूँ, मान लो कि ये एलिमेंट मैंने यहाँ बना लिया और ये जो हमारे पास ये dy है और यहाँ से प्रेशर P लग रहा था। अगर ऊपर की साइड में यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो P है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो F = P × A, और मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है सरफेस का वो A है। तो नीचे से लगने वाला फोर्स हो गया P × A। ऊपर से कितना फोर्स लगेगा, तो सर ऊपर से फोर्स लगेगा F = P × A, और P हमारे पास हो गया P + dP × A। एज वेल एज ध्यान से देखें तो यहाँ पर गैस पार्टिकल्स हैं, इनका भी वेट लगेगा नीचे की साइड में। तो नीचे की तरफ जो एक और फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, जिसमें m क्या होगा, m को अपन ने मान लिया छोटा सा मास है, दैट इज़ dm, और g के लिए अपन ने लिखा g। ओवरऑल अपन ने इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर लगने वाले, यानी कि इस बॉटम के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेज है सबको कैलकुलेट कर लिया। नीचे की साइड से कितना फोर्स लग रहा है और अपर साइड से कितना फोर्स लग रहा है। अगर सारे फोर्सेज को मैं अगर लिखूं तो ध्यान से देखें तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर, ऊपर से लगने वाले फोर्स हो गए P + dP × A, और हमारे पास हो गया दैट इज़ dm × G। ये तो हो गया ऊपर से लगने वाला फोर्स। और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज़ P × A, और इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो PA और इधर से PA कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा A × dP प्लस हमारे पास बचेगा dm × G, और इधर हमारे पास आएगा 0। अगर यहाँ से मैं इस dP की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो dP की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, तो हमने देखा यहाँ से आएगा dm × G / A, और ये आएगा नेगेटिव में। अगर मैं इस dP की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव में और डिवाइड बाई A, ये हमारे पास आएगा। ये dP की वैल्यू आई, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि dP जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई dP की। अगर मैं ध्यान से देखूँ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर प्रेशर कितना है। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो फिर से देखना ज़रा ध्यान से, इस dP को मैंने लिखा dP, यहाँ पर ये जो मास है dm, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मैंने लिखा डेंसिटी × वॉल्यूम, डेंसिटी × वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा A × dy, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा A × dy, और ये मास हो गया, और G की जगह आपने लिखा G और डिवाइडेड बाई A की जगह लिखा आपने A से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास dP की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी -ρ × G × dy। ये हमारे पास dP की वैल्यू आ गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो रो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो P होता है वो ρRT/m0 होता है। तो अगर यहाँ से मैं रो निकालता हूँ तो Pm0/RT, तो इस रो की वैल्यू मैंने लिखी Pm0 डिवाइडेड बाई RT, Pm0 डिवाइडेड बाई RT इज़ रो। G की जगह मैंने G लिखा और dy की जगह मैंने dy लिखा, और ये हमारे पास आ गया dP।
इसके बाद में अपन बात करेंगे, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है वापस वहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू आई इस dp की, तो dp की हमारे पास वैल्यू आई थी dp इज़ इक्वल टू माइनस रो, a से कैंसिल आउट हो गया था, g की जगह अपन ने लिखा g और dy की जगह लिखा मैंने dy। फिर से इसको सॉल्व करते हैं आगे। dp की जगह dp लिखा, माइनस रो को अपन क्या लिख सकते हैं, रो को अपन लिख सकते हैं पी एम नॉट बाई आर टी। तो यहाँ मैंने लिखा पी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। जी की जगह मैंने जी लिखा और डी वाई की जगह मैंने डी वाई लिखा। यहाँ से ध्यान से देखें तो इस पी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा डी पी बाई पी, ये बन जाएगा माइनस, और हमारे पास बचेगा एम नॉट जी डिवाइडेड बाई आर टी, और ये बन जाएगा डी वाई। दोनों साइड अपन इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ लिमिट लग जाएगी प्रेशर की, तो और यहाँ लिमिट लग जाएगी y की। जब y की वैल्यू 0 थी, यानी कि जब हम यहाँ थे, तो प्रेशर कितना था P नॉट, और जब y की वैल्यू एग्जैक्टली y पहुँच चुकी है तो प्रेशर कितना हो चुका है यहाँ पे P। इस तरीके से अपन ने लिमिट सेट की। अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँ तो dp का जो इंटीग्रेशन होगा 1/p का dp के रेस्पेक्ट में, तो वो जाएगा ln p, और लिमिट अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगी पी नॉट से पी। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो माइनस एम नॉट जी आर टी बाहर चला जाएगा, और डी वाई का हमारे पास बन जाएगा वाई। यहाँ से अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो हमारे पास आता है एल एन पी माइनस पी नॉट, जिसको मैं लिख सकता हूँ पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, और हमारे पास इधर आया माइनस एम नॉट जी डिवाइडेड बाई आर टी मल्टीप्लाई विथ वाई। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम नॉट जी वाई डिवाइडेड बाई आर टी। पी नॉट को मैं इधर भेज देता हूँ तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ लिख दिया मैंने P नॉट इसके साथ, तो एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू आई P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू दी पावर माइनस एम नॉट जी वाई बाई आर टी। ये इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ट्रिकी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन और एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ इसको फिनिश करते हैं कि इसकी इस फॉर्मूले की क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में मैंने ये जो फॉर्मूला ड्राइव करवाया इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई, इसका यूज़ मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर देखो, जहाँ पर मेरे को इस रो की वैल्यू पुट करनी थी तो रो की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट की पी एम नॉट बाई आर टी। इसके बाद में अपन और डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। सेम एग्जाम्पल रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके आप भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्यूब है, ये हमारे पास एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर मान लो गैस फिल कर रखी है अपन ने इस तरीके से। आपको ये बोला गया है कि इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करवाया गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो उस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है P एज ए फंक्शन ऑफ x। यानी इस न्यूमेरिकल का मतलब है कि जैसे जैसे आप यहाँ से इधर जा रहे हो वैसे वैसे x की वैल्यू आपके प्रेशर की वैल्यू x के साथ वेरी करती जाएगी। आपको प्रेशर बताना है एट डिस्टेंस x पे, यानी कि P एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड आउट P एट डिस्टेंस x। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ पर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसको कर सकते हैं, फिर उसके बाद में रिज्यूम कर लेना और वापस देखना सॉल्यूशन को। लेट अस सपोज फिर से मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे गया, और x डिस्टेंस पे जाने के बाद में एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने और उसको नाम दिया मैंने dx। x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। इस dx एलिमेंट को मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ये हमारा dx एलिमेंट हो जाएगा, दैट वन। और इस एलिमेंट में इधर से भी प्रेशर लगेगा और इधर से भी प्रेशर लगेगा, नो डाउट इधर भी गैस पार्टिकल और इधर भी गैस पार्टिकल है। मान लेते हैं कि इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो P है, तो यहाँ पर इधर से जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P प्लस dP। तो अगर इधर प्रेशर P है तो इधर से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई विथ A। ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई विथ A।
और इधर से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू पी प्लस डी पी मल्टीप्लाई विथ ए, ये फोर्स लगेगा। अच्छा, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, तो हमने देखा कि P प्लस डी पी मल्टीप्लाई विथ ए, ये जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है और ये लग रहा है इधर से, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला A माइनस बी होगा नेट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर, दो वेक्टर क्वांटिटी 180 डिग्री पर अगर काम कर रही है तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा तो वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम में यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल 180 होगा, तो फॉर्मूला A माइनस बी यानी कि एक में से दूसरे को रिड्यूस करना होगा। तो जो नेट फोर्स हमारे पास बचेगा वो बनेगा दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, तो ये मैंने लिख दिया और इसको लिख दिया P इंटू ए, दोनों 180 पे थे तो A माइनस बी का मतलब एक में से दूसरे को माइनस कर दिया, ये बन जाएगा हमारे पास A माइनस बी, दैट इज़ नेट फोर्स। ये जो हमारे पास नेट फोर्स है इसको ध्यान से देखें कि ये जो फोर्स आएगा ये किसके बराबर आएगा, ये जो नेट फोर्स यहाँ से जो भी कैलकुलेट होगा वो किसके बराबर आएगा। ध्यान से देखें, ये ऐसे रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये जो फोर्स बनेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर बनेगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हम कह सकते हैं कि mr ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया mr ओमेगा स्क्वायर, m की वैल्यू है dm, इसका जो मास है, m r कितना ले रखा है दैट इज x mr ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा कितना ले रखा है ओमेगा, ये अपन ने कंप्लीट लिखा। इसको सोल्व किया, p इंटू ए और p इंटू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर a मल्टीप्लाई विद डी पी, और इधर हमारे पास बचेगा दैट इज dm x ओमेगा स्क्वायर, dm x ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई a dp के फॉर्मेट में। अब ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ dp, अगर मैं यहाँ से dp कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास आता है dm x ओमेगा स्क्वायर, और a हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसके बाद में फिर से अगर मैं इस dm की बात करता हूँ तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसको मैंने लिख दिया डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास a इंटू डी एक्स, तो मैंने वॉल्यूम को लिख दिया a मल्टीप्लाई विद डी एक्स, एक्स हमारे पास पहले से था, ओमेगा स्क्वायर पहले से था, डिवाइड में आया हमारे पास a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा रो एक्स ओमेगा स्क्वायर डी एक्स, और इधर हमारे पास आएगा डी फिर से इस रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रो को मैं लिख सकता हूँ पी एम नॉट बाई आर टी, तो यहाँ मैंने लिखा पी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, एक्स की जगह आया x, ओमेगा स्क्वायर की जगह आया ओमेगा स्क्वायर, और dx की जगह आया dx, और ये हमारे पास बन गया dp। आगे अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस बार। तो यहाँ से अपन ने देखा ये था पी एम नॉट बाई, तो इस p को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ dp डिवाइडेड बाई p, और इधर हमारे पास बचेगा एम नॉट एक्स ओमेगा स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई आर टी, ये हमारे पास बचेगा। दोनों साइड फिर से अपन इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे कि x की वैल्यू जब 0 थी तो प्रेशर हम मान के चल रहे थे यहाँ पर कितना है 0। उसके बाद में जब x की वैल्यू x हो गई तो अपन ने प्रेशर मान लिया यहाँ पे कितना P, ये लिया अपन ने P। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ln P, लिमिट लगेगी P, तो ओवरऑल आंसर यही बनेगा। यहाँ से m नॉट ओमेगा स्क्वायर, आर टी को अपन ने बाहर लिया, अंदर बचेगा x dx, तो x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे x से, तो फाइनल आंसर ये आएगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, p इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर m नॉट ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर टी। अभी पिछले 10-15 मिनट में अपन ने जो स्टडी किया है वो किया था ओनली अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन, और इसके बिहाफ पे जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, एक ये बताया था, एक इससे पहले बताया था। एक मैंने वेरिएशन ऑफ प्रेशर बताया था विथ हाइट h या फिर विथ हाइट y, और एक वेरिएशन इन प्रेशर बताया था जब अपन इसको x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग द रोटेशन। दोनों ही जेई में आए हुए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग और भी किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो सेम यही फॉर्मेट अपन को फॉलो करना है। ये अपन ने कैटेगरी की शुरुआत की आइडियल गैस इक्वेशन से, ताकि इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो कि पी वी एन आर टी क्या होता है, और प्रेशर का एक और फार्मूला अपन ने ड्राइव किया। यहाँ से मैं बात कर रहा था कि ये जो प्रेशर का फार्मूला होता है एन आर टी बाई वी, इसको अपन ने एन को लिखा एम अपॉन एम नॉट आर टी बाई वी, फिर इससे ये फार्मूला बनाया। इससे और अपन क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो,
यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, टोटल मास, और टोटल मास को अपन क्या लिख सकते हैं, तो लेट अस सपोज हमारे पास इस पूरी गैस के अंदर जो पार्टिकल है वो n पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, और एक पार्टिकल का मास मैं मान लेता हूँ कि m है। तो एक पार्टिकल का मास अगर m है तो n पार्टिकल का मास हो जाएगा m मल्टीप्लाई विथ n, यानी कि ये टोटल मास हो जाएगा। तो टोटल मास को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, n मल्टीप्लाई विथ m, आर टी डिवाइडेड बाई m नॉट अपॉन v, ये अपन लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्यों बनाया, इसके पीछे भी हमारे पास सिग्निफिकेंस है। अभी मैं थोड़ी देर बाद में जब बात करूंगा एजम्पशन रिगार्डिंग टू केटीजी, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला हमारे पास काम में आएगा, इसलिए मैंने पहले ड्राइव करवाया, फिर अपन वापस बना लेंगे। लेकिन अपन ने फोकस में रखना है कि ये जो हमारे पास टोटल मास है, इस मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मास है इसको मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज़ टोटल मास। और टोटल मास का मतलब एक पार्टिकल का मास अपन ने मान लिया स्मॉल m, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपन ने मान लिए n, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, n इंटू m, तो n इंटू m दैट इज़ n मल्टीप्लाई विथ m। ये nm मैंने यहाँ लिखा, बाकी क्वांटिटी सेम रखी मैंने। चलो, ये था आइडियल गैस इक्वेशन, और इसके रिगार्डिंग जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हैं, उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, उनको अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बुक में भी आपको ये मिल जाएंगे, फिर भी एक बार अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के बाद में आएगा एजम्पशंस ऑफ केटीजी। Assumptions of KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ एजम्पशंस अपन ने मान के चले हैं, कौन कौन से एजम्पशंस है वो अपन देखेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक चेम्बर है, ये इस तरीके का एक चेम्बर लिया, लेट अस सपोज क्यूबिकल फॉर्मेट में ले रहा हूँ, ये इस तरीके का चेम्बर लिया, और इसकी जो साइड है क्यूब की वो अपन ने मान लिया L, और इसमें कोई भी किसी भी टाइप की एक गैस मैंने एनक्लोज कर रखी है, और उसके गैस के पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमारा कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन हमारा ये है कि जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ऑल आर आइडेंटिकल। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो सारे एजम्पशन नोट कर सकते। तो पहला एजम्पशन अपन ने माना कि ऑल गैस पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सारे एक जैसे होते हैं और स्पेरिकल होते हैं। दूसरा एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके बीच में सफिशिएंट गैप है, यानी कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं दीज आर एजम्पशंस आइडियल गैस के लिए। तो हमने दूसरा एजम्पशन ये माना कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अगर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इनका मतलब इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि कोई इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। चौथा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी हो गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गई ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही हमारी टोटल एनर्जी है, और उस टोटल एनर्जी को अपन लिखते हैं इंटरनल एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी है इसको अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इट मीन्स ये जो एजम्पशन हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ एजम्पशंस। वो अपन मान के चल रहे हैं कि इनका जब मोशन हो रहा है तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और इस वॉल से भी कोलाइड करेंगे। ये जो कोलिजन होगा इसका नेचर होगा इलास्टिक टाइप का, यानी कि दे विल कोलाइड इलास्टिकली, यानी कि इलास्टिक कोलिजन इनके बीच में होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हमें और क्या नॉलेज देता है कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी,
देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं कि यहाँ पर अपन ग्रेविटी का कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड। इसका क्या मीनिंग है? एक्चुअल में कोई भी एक पार्टिकल ले लेता हूँ, जैसे ये पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर ग्रेविटी होती तो नो डाउट ये इस तरीके से नीचे की साइड में जाता। लेकिन एक्चुअल में हम इस ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल सीधा ही चलेगा। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जैसे ये पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो वेरिएशन आ रहा है कि ये ग्रेविटी की वजह से इतना नीचे आ गया, ये वेरिएशन बहुत कम होगा, ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा, ये वेरिएशन बहुत कम होगा। अब ये वेरिएशन बहुत कम क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड जो है, इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई है, और इसकी अगर वेलोसिटी बहुत हाई होगी तो नो डाउट इसका नीचे की साइड में यानी कि वाई डायरेक्शन में ये जो डिक्रीमेंट होगा या फिर ये फॉल होगा ये बहुत ही कम होगा। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसे जाएगा? सीधा, और बिल्कुल सीधा जाएगा, इसका मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जितने भी एजम्पशन है सबके पीछे लॉजिक है, सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा। ये जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इग्नोर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो अपन ने देखा कि इसकी जो स्पीड होती है, ये वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। अगर फास्ट होगी तो नो डाउट नीचे की डायरेक्शन में जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है? सीधा ही गया, यानी कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो, देखना ज़रा ध्यान से। अच्छा, हमने बोला कि एक और चीज़ कि ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। यानी कहने का मतलब किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल को मैं देखूं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इस पूरे चेंबर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। यानी कहने का मतलब वॉल्यूम जो होता है पार्टिकल का वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द चेंबर या वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत ही कम है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। जैसे अभी अपन प्रेशर की बात कर रहे थे कि सर प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है या फिर अपने पास आइडियल या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन आ रही है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से अपन ने प्रेशर बनाया था, हमारे पास आया था PV की जगह nRT/V। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? तो हमने देखा कि सर N जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और RT डिवाइडेड बाय V। ये अपन ने डिस्कस किया। यहाँ से अपन देखते हैं कि ये जो टोटल मास है इसको आप क्या लिख सकते हो? टोटल मास को लिख सकते हो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई विथ टोटल पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास मैं मान के चल रहा हूँ स्मॉल m और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में मान के चल रहा हूँ कैपिटल N। तो जो टोटल मास होगा वो होगा N इंटू M। RT डिवाइडेड बाई m0 मल्टीप्लाई विथ V। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। इसके बाद में अपन ने देखा कि यहाँ पर ध्यान से देखें, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे n/v। क्या कैलकुलेट करेंगे अपन? n/v। n/v जो होता है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारे पास Pm0 और हमारे पास बन जाएगा mRT। ये जो अभी मैं पहले भी फॉर्मूला बना रहा था थोड़ी देर पहले, इसका रीज़न है ये कि देखो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ हमें समझ में आ रही है। सबसे पहले अपन देखते हैं n/v को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो नंबर डेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। तो नो डाउट नंबर डेंसिटी सबसे कम होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी अपन ने देखा कि इसका जो वॉल्यूम है वो न के बराबर है, बहुत कम इसका वॉल्यूम है। दूसरा हमने देखा कि इनके बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम कम है और स्पेस इनके बीच में ज़्यादा है। तो ओवरऑल कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वैल्यू कम आएगी, यानी कि जो नंबर डेंसिटी आएगी वो कम आएगी, कि इनके बीच में गैप तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और इनकी साइज़ बहुत ही कम है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना गैप है तो इसके अंदर आने वाले पार्टिकल कम होंगे, यानी कि नंबर डेंसिटी की वैल्यू कम आनी चाहिए। अब नंबर डेंसिटी की वैल्यू अगर आपके पास कम आनी चाहिए तो उसके लिए अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। तो ध्यान से देखो तो m0 तो कांस्टेंट है, r और t ये दोनों भी कांस्टेंट है। बच गए हमारे पास r और m। r और m ये दोनों भी कांस्टेंट है। बच गए हमारे पास p और टेम्परेचर T।
एम नॉट कॉन्स्टेंट है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। एम जो है वो स्मॉल पार्टिकल, इसमें स्मॉल एम जो है वो वन पार्टिकल का मास। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। टी टेम्परेचर और प्रेशर ही वेरिएबल है। तो ध्यान से देखें तो अगर इसकी वैल्यू को कम करना है, इसका मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और कई बार ये पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है कि कोई भी गैस जो होती है वो आइडियली कब बिहेव करती है। तो आइडियली तब बिहेव करेगी जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो उसका डिस्कशन भी यहाँ से होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात की जा रही है आइडियल के लिए। क्योंकि अगर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। और अगर ये डेंसिटी वाली क्वांटिटी कम आएगी, डेंसिटी कम आएगी, इसका मतलब हम जो मान रहे हो बिल्कुल सही है। रियल में जो डेंसिटी होती है ये दूर दूर होते हैं और इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा और डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब ये दोनों होना ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन ने डिस्कस की, सारे के सारे एजम्पशंस अपन ने डिस्कस किए। अब अपन देखते हैं कि कोई भी गैस पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल को ले लेंगे, ये इन वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, इस क्वांटिटी को अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए ज़रा, ध्यान फिर से। प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, इतने सारे पार्टिकल है, इनमें से एक पार्टिकल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, सबको इरेज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल इसके अंदर है, जिनमें से एक पार्टिकल मैंने लिया, और नो डाउट इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये जो पार्टिकल है वो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी रख रहा है। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनली मोशन कर रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो इसके पास तीनों तरीके की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर Vx, और इधर Vy है, और इधर Vz है। इसके पास तीनों तरीके की वेलोसिटी है, Vx, Vy और Vz। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि तीनों वेलोसिटी तो एक साथ कंसिडर कर नहीं सकते, तो हम बात करेंगे कि लेट अस सपोज मैं इस पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल पे, हर चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल पार्टिकल की, और सिंगल पार्टिकल किधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है और जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन की। तो ध्यान से देखें, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, जाके इसको हिट करेगा। पहली चीज़ क्या, ये एक पार्टिकल जा रहा है, ये बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं, आंसर है बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जब ये एक्स डायरेक्शन में मान लो कि 100 पार्टिकल जा रहे हैं, या फिर मान लो 50 पार्टिकल जा रहे हैं, तो वाई में भी उतने पार्टिकल जा रहे हैं और जेड में भी उतने ही पार्टिकल जा रहे हैं, वाई और जेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को मानते हुए चलना है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सिंगल पार्टिकल जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ जाके इस वॉल को हिट करेगा। तो जैसे ये इसको हिट करेगा तो इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल इस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि क्रिएट कर रहा है। देखना ज़रा ध्यान से। तो एक एक चीज़ को अच्छे से देखते हैं कि इसकी 3 वेलोसिटी है, जिसमें से मैं मान रहा हूँ कि अभी ये पार्टिकल के लिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ जाके इसको हिट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस पार्टिकल। P का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा P इज इक्वल टू F/A, और F जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो ले रहा हूँ F एवरेज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, हमारे पास फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू F/A। F हमारे पास हो जाएगा एवरेज फोर्स जो इसने लगाया, और एरिया इसका हो जाएगा A। अब मैं 1 बाय 1 करके दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखें, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो P इक्वल टू F/A है। अच्छा, F को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है dP/dt। तो अगर मैं यहाँ से F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, dP/dt। अगर मैं ध्यान से यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर dP कितना आ जाएगा हमारे पास, तो dP अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है F/dt। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन का, F इज dP/dt। तो dP हमारे पास आ गया F/dt। दोनों साइड अपन इंटीग्रेट करेंगे, dP का बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा P, और ये हमारे पास बन जाएगा, तो F एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं, तो एवरेज फोर्स यानी कि कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। तो F एवरेज बाहर आ गया और अंदर dt का बन गया हमारे पास T। ये हमारे पास आया। अब मान लेते हैं कि ये जो टाइम है हम बात कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए,
लेट अस सपोज किसके लिए बात करें, 1 सेकंड के लिए। तो अगर ये 1 सेकंड है तो हमारे पास एफ एवरेज क्या आएगा वो देखना अच्छी तरीके से। एफ एवरेज हमारे पास आएगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये कंप्लीट स्टेटमेंट याद रखना है। एफ एवरेज जो हमारे पास आया वो आया चेंज इन मोमेंटम। कब आया एफ एवरेज डीपी के बराबर? एफ एवरेज डीपी जब आया तब टाइम कितना था, टाइम 1 सेकेंड था, तो डीपी यानी कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये अपन ने डिस्कस किया। चलो हमारा मेन जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमें प्रेशर निकालना है P = F/A। ए हमारे पास है, ए मैं कैलकुलेट कर लूँगा जो कि L × L L² बन जाएगा। एफ एवरेज की बात कर रहा हूँ तो एफ एवरेज निकालने का तरीका ये रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने एफ एवरेज कैलकुलेट किया। अब ध्यान से देखें, एफ एवरेज आया हमारे पास डीपी यानी कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये पार्टिकल है, मान लो इसका मास m है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m × Vx और चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो जाते टाइम मोमेंटम mvx था, आते टाइम -mvx हो जाएगा, तो mvx माइनस ऑफ -mvx तो हो जाएगा 2mvx। तो अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यहाँ लिख रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल। तो वन पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज होगा, दैट इज m × Vx और m × Vx यानी कि 2m × Vx, 2mvx, ये चेंज इन मोमेंटम होगा। इस चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम कितना लगा, टाइम फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम, इसके लिए टाइम कितना लगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ध्यान से देखें, तो यहाँ से जब ये गया इस वॉल से इस वॉल, तो यहाँ से गया तो डिस्टेंस ट्रेवल की L, तब तक मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, फिर मोमेंटम चेंज हुआ और उस मोमेंटम से ये वापस यहाँ आया, तो टोटल इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज़ यहाँ तब गया, यहाँ से यहाँ जब गया तो इसका मोमेंटम था m × Vx, तो उस टाइम पे डिस्टेंस इसने ट्रेवल की L, फिर मोमेंटम यहाँ से हो गया इसका -mvx, जो कहाँ तक था, वो वापस इस वॉल पे आता है तब तक था, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L + L दैट इज़ 2L। ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ से जब यहाँ गया तो मोमेंटम था m × Vx, फिर यहाँ से जब ये वापस यहाँ आया तब तक मोमेंटम -mvx था, फिर वापस m × Vx हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव का यहाँ नेगेटिव का, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2L। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया L + L 2L और स्पीड हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ Vx। ये हमारे पास आया, ये चेंज इन मोमेंटम था और चेंज इन मोमेंटम का टाइम इतना हुआ, यानी कि इतने टाइम में इतना मोमेंटम चेंज हुआ। तो फिर से मैं लिखता हूँ 2L/Vx, इस टाइम के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया हमारे पास 2mvx, ये चेंज इन मोमेंटम आया। तो देखें ज़रा, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा, 2mvx और 1 के लिए डिवाइड कर देंगे सेकंड यानी कि टाइम से, तो 1 सेकंड के लिए अपन डिवाइड कर देंगे, सेकंड मतलब टाइम से, और टाइम कितना था ये, तो ये हो जाएगा 2L / Vx, 2L / Vx। टाइम कितना था, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस 2L / Vx, और Vx किधर चला जाएगा, ऊपर की साइड में, तो Vx का हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 2mvx / 2L और Vx चला गया न्यूमरेटर में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आया mvx का स्क्वायर / L, mvx का स्क्वायर / L। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये क्या है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ये आया हमारे पास। अच्छा, अब ध्यान से देखें तो हमें पता है कि ये एक पार्टिकल का था, ये था एक पार्टिकल का। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पार्टिकल की, तीसरे पार्टिकल की, सारे पार्टिकल्स की, तो ये सारे के सारे ऐड होते जाएंगे। फिर से देखना, ये था mvx का स्क्वायर / L पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा, दैट इज़ m/L और Vx का स्क्वायर,
दूसरे पार्टिकल के लिए। उसी तरीके से m/l vx का स्क्वायर हो जाएगा तीसरे पार्टिकल के लिए। ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि टोटल यानी कि सारे पार्टिकल्स के लिए, टोटल पार्टिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा m/l और ये हो जाएगा सिग्मा vxn और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड। ये हमारे पास आया। अब उसके बाद में हमें पता है कि जितने पार्टिकल vx डायरेक्शन में जा रहे हैं, x डायरेक्शन में उतने ही y और उतने ही z में जा रहे हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, नाउ ये थोड़ा सा लेंदी है, नीट में पूछा नहीं जाएगा। नीट में केवल और केवल हमारे पास जो फॉर्मूलाज में भी ड्राइव करके दूंगा वो हमारे काम में आएंगे। लेकिन जिस बच्चे को समझना अच्छी तरीके से कि ये आता कहाँ से है, उसके लिए सारा प्रोसेस अपन फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा ये लेंदी भी होगा। ओके, अब हमने देखा कि सर ये टोटल चेंज इन मोमेंटम आया, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल इन 1 सेकेंड आया। तो अब हमने क्या देखा, सिग्मा ये था। ओके, अब हमें पता है कि सिग्मा vx स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा vy स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा vz स्क्वायर। ये सारे बराबर होंगे, यानी कि x की वेलोसिटी और y की और z की वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि जितने पार्टिकल इधर हैं उतने इधर होंगे और उतने ही इधर होंगे। तो ये तीनों बराबर होगी। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से एक और चीज़ अपन देखते हैं कि एक्चुअल में v1 क्या होता है। तो v1 अगर लिखूँगा तो क्या होगा, vx1 प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा v1 स्क्वायर। ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन तीनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल वेलोसिटी बनेगी। अब ये vx, vy और vz, vx, vy और vz का स्क्वायर तो बराबर होता है। तो ये भी vx मान लो, ये भी vx मान लो, तो टोटल 3vx हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 3vx का स्क्वायर 1 पार्टिकल का। उसी तरीके से अगर मैं v2 की बात करता हूँ तो ओवरऑल यहाँ से सोल्व करके मेरे पास आ जाएगा 3vx का स्क्वायर ऑफ सेकंड पार्टिकल। उसी तरीके से सबका सोल्व करूँगा तो n पार्टिकल का हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 3vn का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आएगा कंप्लीटली। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो v1, v2, v3 सारों को जोड़ूंगा तो इसको मैं मान लूँगा v स्क्वायर। इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ, ये याद रखना है मैंने क्या क्या एज्यूम किया है। v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3, v4, vn सबको जोड़ रहा हूँ मैं। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल v स्क्वायर। तो v स्क्वायर जो मैं मान रहा हूँ वो क्या मान रहा हूँ, इधर साइड में मैं लिख भी देता हूँ, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर मैं मान रहा हूँ कि v स्क्वायर है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ इन सबको जोड़ूंगा तो 3 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा v x ऑफ nth पार्टिकल, vx ऑफ nth पार्टिकल इन x डायरेक्शन। ये हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, vx का स्क्वायर और vx का स्क्वायर किसके लिए, सारे पार्टिकल के लिए, यानी कि n पार्टिकल के लिए। ध्यान से देखें तो यहाँ से ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ लिखते हैं अपन, ये वैल्यू वापस यहाँ आ रहा हूँ, वहाँ से अपन देखें तो हमारे पास फॉर्मूला आया था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ सिग्मा vx n पार्टिकल का स्क्वायर। ये सबको जोड़ा, v स्क्वायर बना, इधर 3 और vx यानी कि vx का स्क्वायर n पार्टिकल के लिए। यहाँ से मैं निकालूंगा सिग्मा vx का स्क्वायर n पार्टिकल का इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। और ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारे लिए रिक्वायर्ड है। कहाँ रिक्वायर्ड है, यहाँ पर, ये यहाँ रिक्वायर्ड है। दैट वाज हमारे पास क्या था, m/l सिग्मा vx n का स्क्वायर। ये क्या था, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। वहाँ मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड
इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/l, और ये जो हमारे पास था इसकी वैल्यू आ जाएगी v² डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास आंसर आएगा, और ये हमारे पास आएगा चेंज इन मोमेंटम, ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मेरे को एक्चुअल में क्या निकालना था, प्रेशर। तो P का जो फॉर्मूला था वो था F/A। A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो थी L², और F एवरेज हमारे पास क्या था, F एवरेज हमारे पास था चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू रखूँगा मैं, तो P प्रेशर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m/l v², और ये 3 यहाँ लिख रहा हूँ, और ये L², तो ये बन जाएगा L³। ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा P इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा मास। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूँगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई किया, तो अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू n। एक पार्टिकल का मास m था, तो n पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, n इंटू m, तो टोटल मास बन जाएगा। तो ये तो दोनों मिलके हो जाएगा टोटल मास। v² की जगह मैंने लिखा v², नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आया 3, और ये हमारे पास आया L³ यानी कि वॉल्यूम, और ये हमारे पास आया n। अब हमारे पास क्या आ गया कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया, ये मास आया, ये हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी, ये हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आएगा 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा डेंसिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा v², और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लेते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल की वैल्यू अब मैंने मान ली 1, पार्टिकल की वैल्यू कितनी मान ली, 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले अगर मैं यहाँ पार्टिकल n मानता हूँ तो ये किसका प्रेशर हो जाएगा, n पार्टिकल्स के लिए। अब एक पार्टिकल की बात करता हूँ, तो एक पार्टिकल यानी कि n की वैल्यू अपन ने ली 1, तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिंगल पार्टिकल ऑन दिस वॉल इज गिवन बाय 1/3 रो v²। ये हमारे पास आएगा 1/3 रो v²। अच्छा, वो हमारे पास n भी था यहाँ पे, अगर मैं इस n को कैंसिल आउट ना करूँ तो ध्यान से देखना, ये n को मैं एक बार रख देता हूँ, ये था 1/3 रो v² डिवाइडेड बाई n। अच्छा, अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो v² था ये क्या था, इस v² को देखो, ये था ये v², और इसको मैंने n से डिवाइड कर दिया, ये मैंने n से डिवाइड कर दिया, और इधर भी मैंने n से डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ मीन ऑफ द स्क्वायर, दैट इज़ मीन ऑफ द स्क्वायर। और इसका मैंने इधर ले लिया रूट, तो अब ये क्या हो जाएगा, VRMS, ये हमारे पास आ जाएगा। VRMS का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर लो, स्क्वायर लिया, फिर मीन लो, मीन लिया, फिर उसका रूट लो, रूट ले लिया, तो ये बन जाएगा VRMS। यानी कहने का मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये क्या बन जाएगी, VRMS। तो ये VRMS है, यानी कि ये पूरा का पूरा VRMS होगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, VRMS। अब ध्यान से देखें अपन, तो मैंने रूट लिया, तो मैंने इधर भी रूट ले लिया, दोनों साइड मैंने रूट लिया। अब मैं वापस स्क्वायर रूट कैंसिल करता हूँ, तो इधर का रूट हटा दिया मैंने, तो इधर का रूट भी हट जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, ये VRMS था पूरा का पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इधर रूट हट गया, तो ये बन गया VRMS का स्क्वायर। एक बार इस चीज़ को वापस समझा रहा हूँ, हमारे पास ये सबका एडिशन था, और ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी, देखो ज़रा ध्यान से, ये इक्वेशन हमारे पास थी, इसको मैंने क्या किया, n से डिवाइड किया। तो जब मैंने n से डिवाइड किया, उसके बाद में मैंने इसका क्या लिया, रूट लिया, और इधर भी मैंने इसका रूट लिया। ये जो मेरे पास वैल्यू आई, इसको अपन बोलते हैं VRMS, VRMS। तो VRMS की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
ये आ गई कंप्लीट, यानी कि ये आ गई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का रूट आ गया। फिर से एन से डिवाइड किया, इसके बाद में यहाँ दोनों साइड रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लिया मैंने तो हमने देखा कि सर ये वैल्यू वी आर एम एस बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि वी आर एम एस का जो मतलब होता है वह रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मीन और रूट, स्क्वायर का मीन और रूट। तो ये वी आर एम एस हो गया, ये वैल्यू एलिमिनेट होकर ये बन चुकी है। ये एज इट इज़ लिख दी मैंने। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर कर दिया और इधर स्क्वायर करते ये रूट हट जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया वी स्क्वायर बाई एन को मैं वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझ में आई होगी, वी स्क्वायर बाई एन। तो इस वी स्क्वायर बाई एन को आप क्या लिखोगे? 1/3 की जगह 1/3 रो, और वी स्क्वायर बाई एन बन जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर का जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया वो आया 1/3 रो वी स्क्वायर। थोड़ा सा अपन और डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो चुका है कि टोटल जो प्रेशर एक्स डायरेक्शन की वॉल में लग रहा था, यानी कि सारे पार्टिकल्स ने इस वॉल पे कितना प्रेशर क्रिएट किया, तो ये था 1/3 रो वी स्क्वायर। थोड़ा सा अपन और डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, और V जो है वो वी आर एम एस है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, और डेंसिटी को मैंने लिख दिया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इधर मैंने लिख दिया वी आर एम एस का स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ध्यान से देखें तो ये देखो 1/2 एम वी स्क्वायर, ये देखो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो P का फॉर्मूला आ गया 1/3, ऊपर आ गया 2, तो इसको लिख दिया मैंने 2/3, और ये हो जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। 1/3, 2 की वजह से 2/3 काइनेटिक एनर्जी हो गया, और नीचे वॉल्यूम आ गया। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं अपन। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो कितना आ जाएगा? 3PV/2। क्या आ जाएगा? 3PV/2। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया। और क्या लिख सकता हूँ? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया 3/2, और PV को आप क्या लिख सकते हो? PV को सर मैं लिख सकता हूँ nRT। तो आपने पढ़ा भी होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 nRT होती है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद में ये किसके लिए है? तो ये है n मोल्स के लिए। याद रखें ये फॉर्मूला लगाया अपन ने n मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए क्या होगा फॉर्मूला? तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल 3/2 RT लगता है। ये अपन ने ड्राइव किया 1 मोल के लिए। अच्छा, इसके बाद में 1 मोल का मतलब क्या होता है? n मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये n मॉलिक्यूल का है, n मॉलिक्यूल का है, ये n मॉलिक्यूल, ये n मॉलिक्यूल का है। तो n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आती है 3/2 RT। तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी आएगी? 3/2 RT डिवाइडेड बाई n। 1 के लिए डिवाइड कर देते हैं अपन, तो डिवाइड कर दिया n से। हमें पता है R/N K बनता है, तो ये बन जाएगा 3/2 KT। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो देखो 3/2 nRT आया, 3/2 RT आया। दिस इज n मोल्स, 1 मोल्स, 1 मॉलिक्यूल। और भी अपन बना सकते हैं, यहाँ से VRMS बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रेशर का फॉर्मूला था, फिर से लिखते हैं। P इज इक्वल टू हमारे पास आया था 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। यहाँ से VRMS निकालें आप, क्या बनेगा? 3VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3P/रो, और स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट में आएगा 3P/रो। तो VRMS का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? 3P/रो। और क्या लिख सकते हैं इसको? तो ध्यान से देखें कि जो VRMS आया था
वी आर एम एस जो हमारे पास आया था, ध्यान से देखें, क्लियर लिख रहा हूँ इसको, वी आर एम एस, तो इसका फॉर्मूला आया था √3p/रो, और रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, या p को क्या लिख सकता हूँ, चलो रो को तो एज इट इज लेने दो, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू हमारे पास आई थी, आपको पता है, तो p की वैल्यू आई थी ρRT/m0, ये आई थी, तो यहाँ मैंने लिख दिया ρRT/m0, रो से रो कट गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया √3RT/m0, ये VRMS का फॉर्मूला आया। इसी तरीके से VRMS के साथ V एवरेज का भी निकाल सकते हैं। V एवरेज का आता है 8RT/m0। उसी तरीके से एक और स्पीड होती है V मोस्ट प्रोबेबल, उसका फॉर्मूला आता है √2RT/m0। हमें ये कंप्लीट डेरिवेशन कभी भी लिखनी नहीं है, कहीं पे भी काम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको ड्राइव करवाया उन बच्चों के लिए जिसको ये समझना है कि एक्चुअल में ये फार्मूलाज आते कहाँ से हैं, किस क्वांटिटी का क्या मीनिंग है, प्रेशर कौन सा पार्टिकल एग्जर्ट कर रहा है, एक पार्टिकल का प्रेशर है या फिर n पार्टिकल्स का प्रेशर है, सारी चीज़ें वन बाय वन करके अपन ने डिटेल में डिस्कस की। फाइनली हमने देखा कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था ये वाला, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो ये था, यानी कि ये जो प्रेशर था वो था ऑल द पार्टिकल्स का। फिर उसके बाद में अपन ने इसको और सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करने के बाद में हमें समझ में आया कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी आती है V²/n, इसको VRMS लिखते हैं, इसको V²/n को RMS क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि V² हमारे पास जो था वो ये क्वांटिटी थी, V² को n से डिवाइड किया, ये मीन ऑफ स्क्वायर हो गया, रूट कर दिया तो ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर हो गया, VRMS बन गया, दोनों साइड रूट था, इसको ये बनाया, स्क्वायर किया तो इसका रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये VRMS के, यानी कि कंप्लीट अपन ने डिस्कस किया। फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये जितने फॉर्मूले, इनके अलावा कोई फॉर्मूला काम में हमारे नहीं आएगा। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज़ 3/2 nRT, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 1 मोल के लिए 3/2 RT और 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, 1 2 3, और VRMS का हमारे पास 3p/ρ, और एक हमारे पास आ जाएगा nRT के फॉर्मेट में 3RT/m0, और ये आ जाएगा 2RT/m0 मोस्ट प्रोबेबल, और ये हो जाएगा एवरेज के लिए कि V एवरेज इज 8RT/m0। ये सारे अपन ने कहाँ से किए हैं ये ध्यान से देखना। ये हमारे पास था, कहाँ था, VRMS, ये था 1/3 रो V², यहाँ से चालू किया अपन ने, इस फॉर्मूले से VRMS कैलकुलेट किया 3p/ρ, ये कंप्लीट चलता जाएगा, ये कंप्लीट चलता जाएगा, ये VRMS निकालेंगे अपन। थैंक यू।